हेलो फ्रेंड्स, मैं अर्चना सिंह सरकारी मैथ क्लासेस में आपका स्वागत करती हूँ। आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे। जैसा कि मैं आपको ईवीएस लेके चल रही हूँ चैप्टर वाइज, आई होप आप सभी लोग रिवीजन भी कर रहे होंगे और अपने नोट्स भी रेडी कर रहे होंगे ताकि आपको रिवीजन करने में आसानी हो। मेरी क्लास सीटेट, यूपीटेट एंड सुपरटेट इन्वायरमेंट क्लास मंडे टू फ्राइडे रात 9 से 10 बजे से रहेगी। जो छात्र हमारे चैनल से नए जुड़ रहे हों वो प्लीज़ वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन जा सके। ये हमारे सीटेट, यूपीटेट के चयनित छात्र हैं। चलिए आइए हम आपको क्लास स्टार्ट करते हैं। सभी स्टूडेंट क्लास से जुड़ जाएं। जी हाँ, आज हम आपको जैव विविधता यानी कि बायोडाइवर्सिटी के चैप्टर पढ़ाने वाली हूँ। सभी स्टूडेंट, सभी फ्रेंड्स वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें। जी हाँ, जैव विविधता यानी कि बायोडाइवर्सिटी। अगर हम जैव विविधता को ये अलग अलग पार्ट करते हैं तो हमारा क्या हो जाता है, जैव अलग हो जाता है और क्या, विविधता अलग हो जाती है। क्योंकि मैंने इसको जैव और विविधता अलग मतलब दो पार्ट में डिवाइड किया। जैव मतलब हम जीव, जैव को हम जीव से लेते हैं। तो विविधता के हमारे दो अर्थ होते हैं। कौन कौन से होते हैं हमारे दो अर्थ? विविधता का पहला अर्थ होता है हमारा भिन्न भिन्न प्रकार। विविधता का पहला अर्थ कौन सा होता है? भिन्न भिन्न प्रकार। और दूसरा अर्थ होता है हमारा बहुलता या अधिकता। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। जैव यानी कि जीव, विविधता के मैंने आपको दो अर्थ बताए। कौन कौन से? पहला अर्थ है हमारा भिन्न भिन्न प्रकार के और दूसरा अर्थ है हमारा बहुलता या अधिकता। आप अगर चाहे तो इसी से देखिए, आप जैव विविधता की डिफिनीशन भी तैयार होती है। जैसे भिन्न भिन्न प्रकार के जीवों की बहुलता या अधिकता का अध्ययन करना ही क्या कहलाता है? हमारा जैव विविधता कहलाता है। हमने दो अर्थ बताया आपको, भिन्न भिन्न प्रकार की और बहुलता या अधिकता। तो हम ऐसे बोल सकते हैं भिन्न भिन्न प्रकार के जीवों की बहुलता या अधिकता का अध्ययन करना क्या कहलाता है? हमारा जैव विविधता कहलाता है। यानी कि एक स्थान पे हमारे जो कई जीव होते हैं वही हमारी क्या कहलाती है? जैव विविधता कहलाती है। आई होप आप सबको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, ये जो जैव विविधता शब्द है ये किसने दिया? तो ये जैव विविधता शब्द 1985 में वाल्टन जी रोजेन ने दिया। जैव विविधता शब्द किसने दिया? 1985 में वाल्टन जी रोजेन ने दिया। आई होप आप सबको क्लियर हुआ होगा। सभी स्टूडेंट अपने अपने नोट्स बनाते चले जिससे रिवीजन करने आपको आसानी हो। प्लीज़ आप लोग अच्छे से समझ के पढ़ते रहें और डेली मैं जैसे चैप्टर वाइज आपको लेके चल रही हूँ, आप प्लीज़ डेली की डेली आप उसको रिवीजन करते चले जिससे आपको एग्ज़ाम के टाइम पर आपको ज़्यादा पढ़ने में या उसको समझने में, याद करने में आपको कोई परेशानी ना हो। चलिए, आपको समझ में आया जैव विविधता का शब्द किसने दिया? 1985 में वाल्टन जी रोजेन ने दिया। चलिए नेक्स्ट पॉइंट लेते हैं। जो छात्र हमारे चैनल से नए जुड़ रहे हो वो प्लीज़ वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें। जी हाँ, नेक्स्ट पॉइंट है जैव विविधता का व्यवहारिक प्रयोग किसने किया? जैव विविधता का व्यवहारिक प्रयोग किसने किया? जी हाँ, जैव विविधता का व्यवहारिक प्रयोग 1986 में विल्सन ने किया। किसने किया? 1986 में विल्सन ने किया। जो ये हमारा जैव विविधता शब्द है 1985 में वाल्टन जी रोजेन ने दिया था। एक साल बाद जो हमारा जैव विविधता का व्यवहारिक प्रयोग आया वो किसने दिया? 1986 में विल्सन ने दिया। आई होप आप सबको क्लियर हुआ। प्लीज़ आपको कोई भी समझ में ना आता हो, कुछ भी समझ में ना आया हो तो प्लीज़ कमेंट करके पूछिएगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट लेते हैं। दोनों का ही अर्थ अलग अलग है। अगर आपसे जैव विविधता का शब्द पूछता है तो आप वाल्टन जी रोजेन बताएंगे। अगर आप जैव विविधता का व्यवहारिक प्रयोग पूछा जाता है तो आप 1986 में विल्सन ने किया था, ये आप आंसर इसका लगाएंगे। चलिए नेक्स्ट पॉइंट लेते हैं। ये नेक्स्ट पॉइंट, पृथ्वी पर सर्वाधिक जैव विविधता वाला स्थान
पृथ्वी पर सर्वाधिक जैव विविधता वाला स्थान कहाँ पर है? तो देखिए, ये हमारी क्या है? पृथ्वी। ये जो बीच से डिवाइड हुई हमारी कौन सी रेखा है? भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा? ये हमारी कौन सी रेखा है? भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा? तो अगर हमसे पूछा जाता है तो पृथ्वी पर सर्वाधिक जैव विविधता वाला स्थान कहाँ है? तो भूमध्य रेखा। ये जो हमारी भूमध्य रेखा है, यहाँ पे हमारा तापमान और वर्षा दोनों ही अधिक मात्रा में होते हैं। तो हमारे जहाँ पे ये ज़्यादा होते हैं, दोनों तापमान जहाँ ज़्यादा रहता है, वहीं हमारी वर्षा भी ज़्यादा होती है। तो जहाँ ये दोनों मिलते हैं वहीं पे हमारी क्या होती है? जैव विविधता ज़्यादा पाई जाती है। जैव विविधता आपको मालूम है, जहाँ ये भिन्न भिन्न प्रकार के जीव जंतु हैं जिनकी बहुलता है जितना ज़्यादा पाई जाती है, वो क्या कहलाती है? हमारी जैव विविधता कहलाती है। इसलिए जो हमारी भूमध्य रेखा है, यहाँ पर जैव विविधता ज़्यादा पाई जाती है। आई होप आपको क्लियर हुआ। चलिए नेक्स्ट पॉइंट लेते हैं। पृथ्वी पर सर्वाधिक जैव विविधता वाला क्षेत्र पृथ्वी पर सर्वाधिक जैव विविधता वाला स्थान आपको मालूम पड़ गया क्या कौन सा है? भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा? आपको कोई भी दे दिया जाए, भूमध्य रेखा दिया जाए या विषुवत रेखा, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। नेक्स्ट पॉइंट है, पृथ्वी पर सर्वाधिक जैव विविधता वाला क्षेत्र कौन सा है? ये हमारी जो हमने आपको बताया, ये हमारी क्या है? पृथ्वी। ये हमने और आपको कौन सी रेखा बताई? भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा? ये हमने आपको कौन सी रेखा बताई? भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा? यहाँ पे हमारी सबसे ज़्यादा जो जैव विविधता होती है सबसे ज़्यादा पाई जाती है। जो ये हमारी विषुवत रेखा है, ये हमारी जो 23.5 डिग्री पर ऊपर हमारे जाती है। अगर हम विषुवत रेखा के उत्तरी ध्रुव पर जाते हैं, जो हमारी ये 23.5 डिग्री पर ये जो रेखा बनती है, ये कौन सी रेखा होती है? कर्क रेखा। कौन सी रेखा होती है? हमारी कर्क रेखा। और ये जो हम भूमध्य रेखा से दक्षिणी ध्रुव की तरफ आते हैं, जो हमें ये कौन सी रेखा होती है? ये भी 23.5 डिग्री पर बनती है। कौन सी रेखा? हमारी मकर रेखा। ये कौन सी रेखा? हमारी मकर रेखा। जो ये कर्क रेखा और ये मकर रेखा, ये इतना जो है, ये हमारे क्षेत्र है, ये इस क्षेत्र को क्या बोलते हैं? उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। इसको क्या बोलते हैं? उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। ये जो इतना क्षेत्र है, इसमें हमारी जैव विविधता ज़्यादा पाई जाती है या अधिक पाई जाती है। अगर आपसे स्थान पूछता है तो आप स्थान में सिर्फ विषुवत रेखा ही लगाएंगे या भूमध्य रेखा करेंगे। अगर आपको क्षेत्र पूछ लिया जाता है तो क्षेत्र में आपका इतना पूरा क्षेत्र आ जाता है, तो इस क्षेत्र को हम क्या कहते हैं? उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। आई होप आप सभी को क्लियर हुआ। इसको क्या कहती है? उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। आपको मैं चित्र के माध्यम से बता दे रही हूँ, जिससे कि आपको कन्फ्यूजन ना हो कि स्थान कौन सा है और क्षेत्र कौन सा है। आई होप आप सबको क्लियर हुआ। पृथ्वी पर सर्वाधिक जैव विविधता वाला स्थान कौन सा हुआ? भूमध्य रेखा। और पृथ्वी पर सर्वाधिक जैव विविधता वाला क्षेत्र कौन सा है हमारा? तो हमारा ये होगा उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। आप सभी को क्लियर हुआ। प्लीज़ सभी छात्र अपने अच्छे से नोट्स बनाते चलें और समझ के पढ़ते चलें, जिससे आपको एग्ज़ाम के टाइम पे कोई परेशानी ना हो। आप अगर एकदम से आप एग्ज़ाम के टाइम पढ़ते हैं तो आपको ज़्यादा सिलेबस हो जाता है, तो इसलिए हम सारे सब्जेक्ट पर अच्छे से ध्यान नहीं दे पाते। तो इसलिए आप अच्छे से चैप्टर वाइज मैं लेके चल रही हूँ। ये मेरा 45 डेज का हमारा ये प्लान है। तो आप सभी लोग अच्छे से पढ़िए और समझ के पढ़िए। जो भी आपको परेशानी हो या कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। नेक्स्ट पॉइंट लेते हैं। भूमध्य रेखा से हम दोनों ध्रुवों की ओर आगे बढ़ते हैं, वैसे वैसे जैव विविधता घटती जाएगी। आइए हम लोग समझते हैं। जी हाँ, ये हमारी है पृथ्वी। हमने ये आपको ये जो लाइन बताई, ये कौन सी लाइन थी? विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा। जब हम ये हमारी जो भूमध्य रेखा से हम जैसे जैसे ऊपर ध्रुवों की तरफ बढ़ते हैं, ये जो हमारा यहाँ से ऊपर की तरफ जाते हैं, तो ये हमारा कौन सा ध्रुव हुआ? उत्तरी ध्रुव। ये कौन सा हमारा हुआ? उत्तरी ध्रुव। अगर हम भूमध्य रेखा से जो ये नीचे की तरफ आते हैं, दक्षिण की तरफ, तो ये हमारा कौन सा बिंदु? ये हुआ दक्षिणी ध्रुव। आई होप आपको सब समझ में आया। उत्तरी ध्रुव हमारा ऊपर की ओर और दक्षिणी ध्रुव हमारा नीचे की ओर। जैसा कि आप पॉइंट में मैंने बताया कि भूमध्य रेखा से जैसे जैसे हम अपने ध्रुव की तरफ बढ़ते हैं, ध्रुवों की तरफ, वैसे ही जैव विविधता हमारी कम होती जाती है। क्यों कम हो जाती है? क्योंकि
ये जो हमारा जैसे जैसे हम भूमध्य रेखा के ऊपर जाते हैं वैसे वैसे हमारा तापमान में कमी होती जाती है। जैसे तापमान में कमी होती जाती है वैसे हमारी वर्षा में भी कमी हो जाती है। ये जो कमी है इसकी वजह से हमारी जो यह है जैव विविधता कम होती चली जा रही है। अगर हम ध्रुवों से अगर हम भूमध्य की रेखा की तरफ आते हैं, ध्रुवों से हम भूमध्य रेखा की तरफ आते हैं तो हमारी जैव विविधता क्या होती है, बढ़ती जाती है। अगर हम ऊपर से नीचे से ऊपर की तरफ जा रहे हैं तो हम क्या होता है, जो हमारी जैव विविधता क्या हो रही है, घट रही है। अगर हम ऊपर से नीचे की तरफ मतलब भूमध्य रेखा की तरफ आ रहे हैं तो हमारी जैव विविधता क्या हो रही है, बढ़ रही है। तो प्लीज़ आप लोग अच्छे से समझ लीजिए। आई होप सभी को क्लियर हुआ होगा। भूमध्य रेखा से हम जैसे जैसे ध्रुवों की तरफ बढ़ते हैं वैसे वैसे क्या होती है, हमारी जैव विविधता कम होती जाती है, यानी कि घटती जाती है। नेक्स्ट पॉइंट हमने अभी बताया आपको, भारत वैसे वैसे घटती जाती है। और जैसे जैसे हम ध्रुव से भूमध्य रेखा की तरफ आते हैं वैसे वैसे हमारी क्या है, हमारी वो जो जैव विविधता है वो हमारी क्या होती है, बढ़ती जाती है। तो आप सभी को क्लियर हुआ। चलिए नेक्स्ट पॉइंट लेते हैं। भारत में सर्वाधिक जैव विविधता वाला स्थान कौन सा है? भारत में सर्वाधिक जैव विविधता वाला अगर स्थान पूछ रहा है तो आप प्लीज़ स्थान और क्षेत्र ध्यान से क्वेश्चन, आप लोग कोई भी आप क्वेश्चन कर रहे हैं, क्वेश्चन आंसर आप एग्जाम में कर रहे हैं तो प्लीज़ सबसे पहले आप ना फोकस अपने प्रश्न में बनाएं कि हमारा प्रश्न पूछ क्या रहा है, तब उसके अनुसार आप उत्तर दीजिएगा। जल्दबाजी में आप पढ़ने की गलती मत करना। तो हमने आपको बताया भारत में सर्वाधिक जैव विविधता वाला स्थान केरल की शांत घाटी। ये जो हमारा ये भारत का जो नीचे वाला पार्ट है ये हमारा कौन सा है, ये हमारे इधर पूरब है, इधर पश्चिम, ऊपर उत्तर, नीचे दक्षिण। तो आपको सबको दिशाओं का ज्ञान तो होगा ही कि किधर उत्तर है, किधर पश्चिम है, किधर पूरब है, किधर हमारा दक्षिण है। ये जो हमारा यहाँ पे क्या है, केरल, इधर ये किस जगह हमारा केरल। ये जो हमारा ये जो स्थान हुआ ये हमारा क्या है, स्थान है जो केरल की घाटी। तो हमारा सबसे ज़्यादा जैव विविधता यहाँ पे ये जो अरब सागर है ये, तो इस जगह हमारी जैव विविधता मतलब ज़्यादा पाई जाती है। तो भारत में सर्वाधिक जैव विविधता अगर स्थान आपसे पूछ रहा है तो आप क्या बताएंगे, केरल की शांत घाटी। जो एक केरल है, केरल की जो एक शांत घाटी है वहाँ पे हमारी जैव विविधता अधिक पाई जाती है। अब यही आपसे पूछ रहा है कि भारत में सर्वाधिक जैव विविधता वाला क्षेत्र कौन सा है, तो आपको पता है ये हमारा क्षेत्र पश्चिमी घाट है। तो अगर आपको समझ में आ रहा होगा भारत में सर्वाधिक जैव विविधता वाला क्षेत्र कौन सा है, तो आप क्या लगाएंगे, पश्चिमी घाट। आई होप आप सबको क्लियर हुआ। जी हाँ, भारत में सर्वाधिक जैव विविधता वाला स्थान कौन सा है, केरल की शांत घाटी। अब आपसे पूछ रहा होता है कि भारत में सर्वाधिक जैव विविधता वाला क्षेत्र कौन सा है, तो आप क्या बताएंगे, पश्चिमी घाट। आई होप आप सबको क्लियर हुआ। चलिए नेक्स्ट पॉइंट लेते हैं। सभी छात्र वीडियो को लाइक और शेयर करें ताकि सभी छात्र अच्छे से नोट्स बनाएं और वीडियो का लाभ लेके सके और क्लास का लाभ उठा सकते हैं। आइए अब हम आपको पढ़ा रहे हैं जैव विविधता का संरक्षण। क्या पढ़ा रहे हैं, जैव विविधता का संरक्षण। ये जो जैव विविधता को संरक्षण को हमने जैव विविधता का संरक्षण इसको दो पार्ट में डिवाइड हुआ। दो प्रकार है इसके। कौन कौन से हमारे दो प्रकार है, पहला प्रकार है स्वस्थानीय संरक्षण और दूसरा है बाह्यस्थानीय संरक्षण। जैव विविधता के संरक्षण के कितने प्रकार हैं, जैव विविधता के संरक्षण के दो प्रकार के हैं। कौन कौन से, स्वस्थानीय संरक्षण और बाह्यस्थानीय संरक्षण। अब हम आपको बता रहे हैं कि स्वस्थानीय संरक्षण क्या है और बाह्यस्थानीय संरक्षण क्या है। सभी छात्र वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें, शेयर भी करें ताकि इस सभी छात्र क्लास का लाभ उठा सके। जी हाँ, अब हम आपको बता रहे हैं स्वस्थानीय क्या है। स्वस्थानीय, जब हम किसी जीव को उसके प्राकृतिक स्थान में रखते हैं तो वहीं रखकर उसका संरक्षण प्रदान करते हैं तो हमारा क्या कहलाता है, स्वस्थानीय संरक्षण। जैसे कि हमारा ये जो शेर है, शेर
बाघ, चीता, ये हमारे जो हाथी हैं, इनका जो हम संरक्षण मतलब इनको हम जब सुरक्षा प्रदान करते हैं, अगर उनको उनके प्राकृतिक स्थान जैसे राष्ट्रीय उद्यान हुआ, वन्य जीव अभ्यारण्य, जैव मंडल आरक्षित, ये सब हमारे क्या है, स्वस्थानीय जड़ यानी कि प्राकृतिक स्थान है। अगर हम अपने ये जीवों को ये प्राकृतिक स्थान में रहकर उनको वहीं सुरक्षा प्रदान करते हैं, वो हमारा क्या कहलाता है, स्वस्थानीय संरक्षण। आई होप आप सबको क्लियर हुआ। स्वस्थानीय संरक्षण, जब हम किसी जीव को उसके प्राकृतिक स्थान में रखते हैं और वहीं संरक्षण प्रदान करते हैं तो हमारा क्या कहलाता है, स्वस्थानीय संरक्षण कहलाता है। इसके उदाहरण कौन कौन से, मतलब कहाँ कहाँ पे हम रख सकते हैं, राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जीव अभ्यारण्य, जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र, ये हमारे कौन से स्थान है, प्राकृतिक स्थान है। अगर हम यहाँ पे जीवों को रखकर और इनको सुरक्षा प्रदान करते हैं, उनकी देखभाल करते हैं, तो ये हमारा क्या हुआ, स्वस्थानीय संरक्षण। आई होप आप सबको क्लियर हुआ। स्वस्थानीय क्या हुआ, जब हम अपने जीवों को या जो हमारे जीव जंतु है, जो उनको अगर हम अपने प्राकृतिक स्थान में रख के उनकी संरक्षण करते हैं, वही हमारा क्या कहलाता है, स्वस्थानीय जड़, स्वस्थानीय संरक्षण कहलाता है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है बाह्यस्थानीय संरक्षण। बाह्यस्थानीय संरक्षण क्या है, चलिए आइए जानते हैं। जो छात्र हमारे चैनल से नए जुड़ रहे हो वो प्लीज़ वीडियो को सब्सक्राइब करें ताकि सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन जा सके, ताकि आप क्लास का लाभ ले सकें। जी हाँ, अभी हमने आपको बताया स्वस्थानीय संरक्षण क्या होता है, आपको समझ में भी आया होगा कि स्वस्थानीय संरक्षण क्या होता है। अब हम आपको बताने जा रहे हैं बाह्यस्थानीय संरक्षण। सब लोग अच्छे से अपने अपने नोट्स को बनाते चलें। हम आपको बार बार सब इसलिए समझाते हैं कि आपको एग्ज़ाम के टाइम कोई परेशानी ना हो, इसलिए अब आपकी मर्ज़ी है, आप बनाते हैं या नहीं बनाते हैं, ये आपकी मर्ज़ी है। हमारा उद्देश्य है आपको वो शिक्षा देना, कि आपको बताना कि आप ऐसा करो तो आपका रिजल्ट अच्छा आएगा। तो हम तो चाहते हैं आप सब लोग अच्छे से नोट्स बनाएं और समझते चलें, ताकि आपको एग्ज़ाम के टाइम पे आपको एग्ज़ाम देने में कोई परेशानी ना हो। तो हमने आपको बताया कि बाह्यस्थानीय संरक्षण क्या होता है, जब हम किसी जीव को उसके प्राकृतिक स्थान से हटाकर किसी दूसरी जगह उसका संरक्षण करते हैं तो उसे क्या कहते हैं, बाह्यस्थानीय। स्वस्थानीय में हमने जाना कि जब हम किसी जीव को उसके प्राकृतिक स्थान पे रखते हैं और वहीं पे उसका संरक्षण करते हैं तो हमारा स्वस्थानीय कहलाता है। बाह्यस्थानीय में हम कहते हैं कि जब हम किसी जीव को उसके प्राकृतिक स्थान से हटाकर किसी दूसरी जगह, यानी कि जैसे चिड़ियाघर में रख देते हैं, हम अपने शेर को बंद कर दे रहे हैं, या बहुत सारे हमारे जानवर है, जिराफ है हमारा, और चीता है, बाघ है, बहुत जो हमारे सब जीव है, ये जो इनको हम अगर दूसरी जगह पर रखते हैं, जैसे चिड़ियाघर में रख दिया, अनुसंधानशाला हुआ, ये हमारी जो बीज बैंक है, जीन बैंक, इनमें हम अगर अपने जीवों को रखते हैं और वहाँ पर रखकर जो संरक्षण करते हैं उसको क्या कहलाता है, हमारा बाह्यस्थानीय संरक्षण। आप सबको क्लियर हुआ। जब हम किसी जीव को उसके प्राकृतिक स्थान से हटाकर किसी दूसरी जगह, यानी कि चिड़ियाघर, अनुसंधानशाला, बीज बैंक या जीन बैंक में उसका संरक्षण करते हैं तो हमारा क्या कहलाता है, बाह्यस्थानीय संरक्षण कहलाता है। आई होप आपको समझ में आया स्वस्थानीय संरक्षण क्या होता है, बाह्यस्थानीय संरक्षण क्या होता है। चलिए नेक्स्ट पढ़ लेते हैं। आप सभी लोग वीडियो को लाइक और शेयर करें ताकि सभी छात्र क्लास का आनंद ले सकें और लाभ भी ले सकें। चलिए आइए अब हम आपको ले चलते हैं जैव विविधता के प्रकार, कि जैव विविधता के कौन कौन से प्रकार होते हैं। जी हाँ, जैव विविधता के 3 प्रकार होते हैं। कौन कौन से? जैव विविधता के कितने प्रकार होते हैं? जैव विविधता के 3 प्रकार होते हैं। कौन कौन से? अनुवांशिक जैव विविधता, प्रजाति जैव विविधता और समुदाय और परितंत्र जैव विविधता। आपको क्लियर पता चला आपको जैव विविधता के कितने प्रकार होते हैं? तो जैव विविधता के हमारे कितने प्रकार होते हैं? 3 प्रकार होते हैं। कौन कौन से? पहला कौन सा है? पहला है हमारा आनुवांशिक जैव विविधता, दूसरा प्रजाति जैव विविधता एंड तीसरा है समुदाय एवं परितंत्र जैव विविधता।
आइए अब हम एक एक के विषय में जानते हैं। सबसे पहले मैं आनुवंशिक जैव विविधता के बारे में जानते हैं कि आनुवंशिक जैव विविधता क्या होती है। जी हाँ, ये जो हमारी आनुवंशिक जैव विविधता, ये जो हमारी आनुवंशिक जैव विविधता क्या, अगर आपको हमारा कोई भी पॉइंट्स अच्छा समझ में आ रहा हो, जैसे हम कोई भी पॉइंट समझाते हैं या आपको बीच में बता दें, ज़रूरी नहीं है हम उसमें नोट डाउन करके या आपको दिखाएं, हम आपको बताते भी चल रहे हैं। आप अगर आपको कोई भी पॉइंट मेरा बोला हुआ सही लग रहा है या हम अब जो हम बताएंगे वो सही होगा, अगर आपको लग रहा है कि ये नोट डाउन करना चाहिए तो प्लीज़ आप अपनी बुक में नोट डाउन, आप उसको स्टॉप करके आप अपने नोट डाउन कर सकते हैं। अब हम आपको जैसे बता रहे हैं आनुवंशिक जैव विविधता। आनुवंशिक जैव विविधता, जैसे कि आपने लैमार्क नाम सुना होगा। लैमार्क जी जो थे हमारे, ये जो इन्होंने किस पर प्रयोग किया था, इन्होंने हमारे लैमार्क जी ने हमारे किस पर प्रयोग किया था, जिराफ पर प्रयोग किया था। किस पे? जिराफ। जो ये लैमार्क जी ने ये जो एक सिद्धांत दिया था, वो कौन सा सिद्धांत है? अर्जित गुणों के हस्तांतरण का सिद्धांत। ये जो हमारा आनुवंशिक, मैं आपको समझा रही हूँ आनुवंशिक, मैं आपको आनुवंशिक जैव विविधता की समझा रही हूँ, तो आप सभी लोग समझिए। आनुवंशिक जैव विविधता, जो हमारे लैमार्क जी हैं, उन्होंने एक प्रयोग किया था। किस पर प्रयोग किया था? जिराफ पर प्रयोग किया था। लैमार्क जी ने जो एक सिद्धांत दिया, वो कौन सा सिद्धांत है? अर्जित गुणों के हस्तांतरण का सिद्धांत। लैमार्क जी ने कौन सा सिद्धांत दिया? अर्जित गुणों के हस्तांतरण का सिद्धांत दिया। जैसे कि हमारे जो पहली पीढ़ी है, इसके बाद दूसरी, इसके बाद तीसरी, जो हमारी ये है ना, ये हमारे जैसे दादाजी है, दादाजी के जैसे अर्जित ये हमारे गुण होते हैं, अपने पुत्र पे आते हैं और ये पुत्र के गुण वो अपने बच्चों पर देते हैं। ये जो हमारे क्रम वाइज जो चले आते हैं, जो जीन्स हमारे आते हैं, परदादा से दादा पे, दादा से पिताजी पे और पिताजी से बच्चों के, ये जो हमारे आते हैं, यही हमारी क्या कहलाते हैं? आनुवंशिकता कहलाती है। यही हमारी क्या कहलाती है? आनुवंशिकता कहलाती है। आई होप आप सबको क्लियर हुआ होगा। चलिए अब नेक्स्ट पढ़ लेते हैं। पहले क्या था कि जिराफ की गर्दन छोटी होती थी। कैसी होती थी? जी, आनुवंशिकता के बारे में बता रहे हैं हम आपको। पहले क्या होता था? जिराफ की गर्दन छोटी होती थी। जिराफ क्या करते थे कि नीचे नीचे जो पेड़ पौधे होते थे ना, वो उनको खा लेते थे। अब क्या हुआ कि जब नीचे जो घास होती थी, हमारे छोटे छोटे पेड़ पौधे होते थे, वो धीरे धीरे मतलब जैसे ख़त्म हो गए। तो अब जो पेड़ पौधे हैं वो बढ़ेंगे भी, तो अब उनकी गर्दन जब छोटी थी तो वो क्या करते थे, बड़े पेड़ पौधों को मतलब वो मिल नहीं सकता था, तो वो क्या करते, भूखे रह जाते थे। तो उनका धीरे धीरे गर्दन, उन्होंने धीरे धीरे अपनी गर्दन को ऊँचा करना। तो उनकी जब जैसे जैसे उनकी पीढ़ी दर उनको जो आगे बढ़ी, वैसे वैसे उनकी वो जो अपने खाने के लिए उन्होंने जैसे जैसे अपना सिर ऊपर बढ़ाया, अपने पेड़ से पत्तियों को खाने के लिए, वैसे वैसे उनकी धीरे धीरे उनकी क्या हुई, ये उनकी गर्दन लंबी होती चली गई। इससे यही हमारी क्या है? आनुवंशिक जैव विविधता। आई होप आप सबको क्लियर हुआ। अब हम आपको नेक्स्ट पॉइंट बताते हैं, प्रजाति जैव विविधता क्या है। कि प्रजाति जैव विविधता क्या है? जैसे हमारा कि ये हमारे जो क्या है, ये हमारा मान लो ये हमारा ग्रामीण है। ग्रामीण मतलब ये हमारा गांव है। गांव में कौन कौन रहता है? अगर आपको कोई कुछ भी समझ में ना हो, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा। आप लोग सभी लोग वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें, ताकि सभी लोग क्लास का लाभ ले सकें। जी हाँ, अभी हम आपको बता रहे थे प्रजाति जैव विविधता क्या है। जी हाँ, जैसे हमारा ये गांव है, तो गांव में क्या होता है? गांव में बहुत सभी जीव रहते हैं। जैसे गांव में मनुष्य भी रहते हैं, गाय भी रहती है, भैंस भी रहती है, बकरी भी रहती है, और भी अन्य जानवर हैं जो हमारे गांव में रहते हैं। तो ये हमारी जो गाय, भैंस, मनुष्य, ये जो गांव में रहते हैं, उसको उसको क्या, ये पूरे को क्या बोला जाता है? हमारी इस सबको जाति बोला जाता है। कि मतलब गांव में इतने मतलब सब जाति के लोग रहते हैं। तो आइए समझ में आया। जैसे ही हमारा गांव है, गांव में हमारे आपको मनुष्य भी मिलेंगे, जानवर, कुत्ता, गाय, भैंस, सभी जाति के लोग मिलेंगे आपको गांव में। तो यही हमारा क्या कह रहा। सबसे पहले हमने आपको जाति की बताया कि जाति है क्या।
यही हमारी जाति है। जो मनुष्य, जीव जंतु, हमारे जो सब रहते हैं, यही हमारी क्या कहलाती है? जाति कहलाती है। अब हम आपको बताएंगे अब प्रजाति क्या है। जैसे हमारे मनुष्य रहे, मनुष्य सब मेल भी है। मनुष्य के अंतर्गत कौन कौन से आ जाते हैं? मेल भी आ जाता है, फीमेल भी आ जाता है और ट्रांसजेंडर भी होते हैं। तो हमारे कितने हुए? 3 पार्ट हुए मनुष्य के अंतर्गत। तो ये हमारी क्या कहलाती है? जो ये 3 ये जो जात की जो पार्ट होते हैं, वही हमारी क्या कहलाती है? प्रजाति कहलाती है। आई होप आप सबको क्लियर हुआ। चलिए फिर से एक बार हम समझाते हैं आपको। ये हमारा जैसे कि एक गांव है। एक गांव में आपको पता है हमारे यहाँ कौन कौन से रहता है? मनुष्य भी रहते हैं, मनुष्य, ठीक है। गाय, भैंस, हमारे बकरी और अन्य भी जाति, ये हमारी क्या कहलाती है? ये पूरी क्या कहलाती है? एक जाति कहलाती है। अब ये जो मनुष्य की है, ये मनुष्य होता है, मनुष्य की भी एक जात, अलग अलग मनुष्य को भी डिवाइड, मनुष्य भी होते हैं। जैसे मनुष्य के अंतर्गत कौन कौन आते हैं? फीमेल भी आ जाते हैं और जी हाँ, मनुष्य के फीमेल हो गई थी, मेल हो गए और ट्रांसजेंडर, ये हमारे ये जो तीनों बोले जाते हैं, ये हमारे क्या कहलाती है? प्रजाति कहलाती है। प्रजाति जैव विविधता कहलाती है। आई होप सबको क्लियर हुआ। आपको जो भी अगर आपको सही लग रहा है कि हमें पॉइंट नोट डाउन करना चाहिए, तो आप सभी लोग अपने अपने पॉइंट नोट डाउन कर सकते हैं, ताकि आपको, अगर आप बाद में भी अगर पढ़ रहे हैं तो आपको पता होगा कि मैम ने क्या बताया था, आनुवंशिक जैव विविधता क्या होती है और प्रजाति जैव विविधता क्या होती है। तो आपको समझ में आया? प्रजाति मतलब भिन्न भिन्न प्रकार के जीव जहाँ पाए जाते हैं। हमने आपको बताया ना, एक गांव में कौन भिन्न प्रकार के जीव पाए जाते हैं, उस स्थान विशेष को क्या कहते हैं? हम जाति कहते हैं। आपको समझ में हो? आई होप आपको समझ में आया। जैसे हमारे गांव में डॉग भी रहता है, तो हमारे जंगली डॉग भी होंगे, पालतू डॉग भी रहते हैं, और भी कोई और भी जो हमारे जो पालतू जानवर, जंगली जानवर, ये सब बहुत सारे जो डॉग होते हैं। तो यही हमारी के जो जीवों के विविध प्रकार, ये हमारी क्या कहलाती है? प्रजाति कहलाती है। जीवों की विविध प्रकार की प्रजाति ही हमारी क्या कहलाती है? प्रजाति कहलाती है। आई होप आप सबको क्लियर हुआ प्रजाति। जी हाँ, चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है समुदाय या परितंत्र जैव विविधता। कौन सा है? समुदाय या परितंत्र जैव विविधता। चलिए इसके बारे में समझते हैं। ये जो हमारा एक, चलिए आइए आपको समझा दें। ये जैसे जो हमारा ये गांव है, यहाँ पे ये, इसमें हमने आपको बताया ये हमारा गांव है। इसमें हमारे मनुष्य भी रहता है, कुत्ता भी रहते हैं, बिल्ली भी रहते हैं और गाय भैंस भी रहती है। ये जो हमारे ये सब जो वो जैव विविधता, इसी को हम क्या बोलते हैं? जहाँ सभी जीवों की बहुलता अधिकता होती है, वह क्या कहलाता है? जैव विविधता वाला स्थान कहलाता है। तो ये जो हमारा ये हम इसको और भी बोल सकते हैं जैव विविधता को, जैव विविधता वाला स्थान। तो हमें इसको समुदाय, इसको अगर हम समुदाय भी बोल सकते हैं। तो यही हमारा जो ये सभी है, मनुष्य है, ये जो कुत्ता, बिल्ली, ग्रामीण, ये सभी क्या ये हमारी क्या है? समुदाय है। तो यही हमारी क्या हुई? समुदाय या पारितंत्र जैव विविधता। आई होप आप सबको क्लियर हुआ। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। आप सभी लोग क्लास को अच्छे से समझें और गंभीरता से इसको लें, ताकि आपको एग्जाम के टाइम कोई दिक्कत ना हो। चलिए अब हम आपको पढ़ाते हैं जैव विविधता का मापन। जैव विविधता का मापन, जैव विविधता के मापन को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया। कौन कौन से? अल्फा मापन, बीटा मापन एंड गामा मापन। कौन कौन से जैव विविधता का मापन है? कौन कौन सा? फर्स्ट है हमारा अल्फा मापन, सेकेंड है बीटा मापन एंड थर्ड है हमारा गामा मापन। ओके, अब हम आपको अल्फा मापन के बारे में समझाते कि क्या अल्फा मापन है, फिर हम आपको बीटा मापन के बारे में समझाएंगे, फिर हम आपको गामा मापन के बारे में, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ये जो हमारा अल्फा मापन, जी हाँ, ये जो हमारा अल्फा मापन है,
ये हमारा संख्यात्मक होता है। आपसे अगर ऐसे छोटा सा भी क्वेश्चन बनता है अल्फा मापन से हम किसको मतलब ये किससे नापते हैं, ये हमारा कैसा होता है मतलब, तो अल्फा मापन हमारा संख्यात्मक होता है। जैसे हम आपको बता रहे हैं, जैसे परितंत्र की संख्या कितनी होती है, तो परितंत्र की संख्या 1, और प्रजातियों की संख्या, तो प्रजातियों की संख्या हमारी कितनी हुई 20। अगर आपसे पूछ लिया जाता कुल जनसंख्या कितनी है, तो आप जो कुल जनसंख्या बताएंगे आपको, जैसे हमने मान लिया 2000, तो यही हमारी क्या कहलाती है, संख्यात्मक मापन कहलाता है। तो इसी को हम बोलते हैं अल्फा मापन। तो आपको क्लियर हुआ अल्फा मापन, जिसमें हम संख्या के माध्यम से मापते हैं, वही हमारा क्या होता है, अल्फा मापन होता है। आई होप आप सबको क्लियर हुआ। जी हाँ, नेक्स्ट पॉइंट है बीटा मापन। बीटा मापन यानी कि संरचना या बनावट। संरचना या बनावट, जैसे कि आपको बताएं कि जैसे कि आपको ये हमारा 2 कुत्ते हुए, जैसा कि हमने आपको, जैसे ये हमारे 2 डॉगी हैं, दो डॉग हैं, ठीक है। तो आपको मालूम होगा कि अगर 2 प्राणी हैं तो उनका रंग, रूप और जाति सब अलग अलग होंगे। ऐसा तो है नहीं कि अगर दो जीव हैं तो दोनों के रंग, रूप, जाति सब एक ही होगा। दोनों का ही ना अलग अलग होता है ना। तो रंग, रूप, जाति, इसके आधार पर हम मापन करते हैं, उससे क्या कहते हैं, हम बीटा मापन कहते हैं। उसकी बनावट के अनुसार, अगर हम किसी भी जीव की अगर बनावट के अनुसार या संरचना के आधार पर हम उसका मापन करते हैं, वही क्या कहलाता है, हमारा बीटा मापन। आई होप आपको समझ में आया कि बीटा मापन संरचना यानी कि बनावट। ओके, तो हम कोई भी अगर हम 2 जानवर लेते हैं, कोई भी 2 हम जीव लेते हैं, तो हमारे वो दोनों भिन्न भिन्न होंगे। कोई भी किसी का रंग ज़्यादा गोरा होगा या किसी रूप अधिक, मतलब यानी कि जैसे कि आप समझ लो, जिसका रूप, रंग, ये सब जाति दोनों अलग अलग होती है, वही हमारी क्या कहलाती है, बीटा मापन कहलाती है। आई होप आप सबको क्लियर हुआ। अब हम आपको बताएंगे गामा मापन। तीसरा क्या है, गामा मापन। गामा मापन यानी कि जब आप संपूर्ण मापन करते हैं, क्या करते हैं आप, संपूर्ण मापन, तो वही क्या कहलाता है, हमारा गामा मापन। संपूर्ण मापन किसे कहते हैं, संपूर्ण मापन का मतलब क्या हुआ, जैसे कि आप किसी जीव का अगर आप अल्फा मापन करते हैं और बीटा मापन भी करते हैं, दोनों मापन आप करते हैं, तो आप ऐसे नहीं कहेंगे कि आपने उसका अल्फा मापन भी किया और बीटा मापन भी किया। तो आप ये बोलेंगे कि मैंने इसका गामा मापन किया, यानी कि संपूर्ण मापन किया। संपूर्ण मापन के अंतर्गत ही आ जाता है हमारा, क्या आ जाता है, अल्फा मापन और बीटा मापन। आपको बताया संख्यात्मक के रूप में अगर हम मापन करते हैं, वही हमारा अल्फा मापन होता है। अगर हम बनावट या संरचना के रूप में उसका मापन करते हैं, तो ये हमारा क्या कहलाता है, बीटा। अगर हम किसी जीव का दोनों मापन कर रहे हैं, अल्फा और बीटा मापन, दोनों ही मापन एक साथ कर रहे हैं, तो ये मापन हुआ संपूर्ण मापन। आप इसको अलग अलग नहीं वो बोल सकते कि मैंने इसका अल्फा मापन भी किया और बीटा मापन भी किया। आप इसको ऐसा बोलेंगे कि मैंने इसका गामा मापन किया, यानी कि संपूर्ण मापन किया। तो आई होप मुझे लग रहा है कि जैसे मैंने आपको समझाया, आपको समझ में भी आया होगा। तो आपको सारे पॉइंट्स क्लियर हुए। तो प्लीज़ सभी लोग अपने कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। क्लास के अंत में आप सभी लोग अपना फीडबैक देना जरूर ना भूलें। सभी लोग अपना फीडबैक ज़रूर दें कि आपको क्लास कैसी लगी। जो छात्र हमारे चैनल से नए जुड़ रहे हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें, ताकि सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन जा सके। चलिए, अब हमने आपको ये थोड़ी कुछ महत्वपूर्ण घाटियाँ हैं जो एग्जाम में बहुत ज़्यादा ही पूछी जाती हैं, तो हम आपको इसको बता देते हैं। प्रमुख घाटी कौन, ये दून घाटी कहाँ पे है, उत्तराखंड में। पूछा जाता है कि दून घाटी कहाँ पे है, तो उत्तराखंड पे। ये जो मरखा घाटी है, ये कहाँ पे है, जम्मू एंड कश्मीर यानी कि लद्दाख में। सभी लोग मैं इम्पोर्टेंट पॉइंट्स लेके आई हूँ, तो प्लीज़ आप लोग नोट डाउन करिए। मेरा उद्देश्य है यहाँ आपको बताना, अच्छी शिक्षा देना, और आपको ये भी बताना कि मेन पॉइंट्स कौन से हैं, तो जिससे आप उसको नोट डाउन करें। अब आपकी मर्जी है कि आप उसको सीरियस लेते हैं या नहीं, आप पढ़ रहे हैं या नहीं। चलिए,
ये है हमारी फूलों की घाटी। फूलों की घाटी हमारी क्या है? उत्तराखंड चमोली। फूलों की घाटी कहाँ है? उत्तराखंड चमोली। बहुत बार आया हुआ फूलों की घाटी यूपी टेट 2-3 बार भी आ चुका है ये क्वेश्चन। यूपी टेट सीटेट सब में आता रहता है। हमारी क्या है? फूलों की घाटी कहाँ पे? उत्तराखंड चमोली। नेक्स्ट है शांत घाटी यानी कि राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है हमारा? केरल। राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है हमारा? केरल। लाहुल घाटी कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में। लाहुल घाटी कहाँ पे है? हिमाचल प्रदेश। ये जो हमारी पार्वती घाटी कहाँ पे है? हिमाचल प्रदेश में। ये पार्वती घाटी कहाँ पे है हमारा? हिमाचल प्रदेश। ये हमारी इतनी थी घाटियाँ, जो मेन घाटी थी मैंने आपको बता दी कि कौन सी घाटी कहाँ पर स्थित है। चलिए नेक्स्ट लेते हैं हम आपके भारत के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान या वन्य जीव अभ्यारण्य। बहुत ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, सभी लोग आप इससे कि राष्ट्रीय उद्यान वही जो वन्य जीव अभ्यारण्य किस राज्य में है, कहाँ पे है। जी हाँ, ये जो हमारा जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? नैनीताल उत्तराखंड में। ये जो हमारा जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? नैनीताल उत्तराखंड में। ये दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? लखीमपुर खीरी यानी कि अपने यूपी में। ये दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? लखीमपुर खीरी उत्तर प्रदेश। गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात। गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात। सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्लीज़ सब लोग नोट डाउन करते चलिए। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? असम। इसको असम भी कहते हैं। मानस राष्ट्रीय उद्यान असम में। ये हमारा सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? पश्चिम बंगाल पे। सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे? राजस्थान में। सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? राजस्थान राज्य में है। दाची ग्राम राष्ट्रीय उद्यान जम्मू कश्मीर। दाची ग्राम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? जम्मू कश्मीर। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में है। जी हाँ, अब है संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? महाराष्ट्र बोरीवली। संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? महाराष्ट्र बोरीवली। कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान सिक्किम, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। कैंपबेल वे राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? अंडमान एंड निकोबार में। इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान छत्तीसगढ़ में है। नागरहोल राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक, ये भी इम्पोर्टेंट है। बालकरम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? मेघालय पे। कैबुल लैमजाओ राष्ट्रीय उद्यान एकमात्र तैरता उड़ान कहाँ पे है? मणिपुर। गल्फ ऑफ मन्नार मैरीन राष्ट्रीय पार्क कहाँ पे है? तमिलनाडु पे। विश्व का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? यूएसए। येलोस्टोन राष्ट्रीय उद्यान यूएसए, 1872 में था ये। अभी हमारा भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? तो भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान ये है पूर्व में हैली नेशनल पार्क में। आई होप आप सबको क्लियर हुआ रहा होगा। तो प्लीज़ आई होप आप सभी लोग नोट्स बनाते चल रहे होंगे और मेहनत भी कर रहे होंगे, ताकि आपको एग्ज़ाम के टाइम पे ज़्यादा लोड ना हो और आपको पढ़ने में ज़्यादा कठिनाई ना हो। तो आप सभी लोग अच्छे से रिवीजन करते चले, अच्छे से समझ के चलते चले और अपने अच्छे से नोट्स बनाते चले, ताकि आपको आगे चल के कोई एग्ज़ाम के टाइम को आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। अगर आपको हमारे एकेडमी से ऑनलाइन या ऑफलाइन अगर हमारी एकेडमी से आप ऑनलाइन ऑफलाइन जुड़ना चाहते हैं तो हमारे फ़ोन नंबर 9910386775 पर आप इस पर जानकारी ले सकते हैं। ये हमारा एड्रेस M38 सेक्टर 12 M ब्लॉक प्रताप विहार नियर डोमिनोज गाजियाबाद। ओके फ्रेंड्स, आप लोग अच्छे से पढ़ते चलें। ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है। अगर आप लोग हमारे व्हाट्सअप नंबर से जुड़ना चाहते हैं व्हाट्सअप से, तो आप हमारे व्हाट्सअप नंबर से जुड़ सकते हैं। तो ओके फ्रेंड्स, अपना ध्यान रखिएगा और अच्छे से रिवीजन करके पढ़िएगा। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।